हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो बच्चों, नए जोश के साथ आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ और आज बात करेंगे फेज़ 2 की। देखिए, फेज़ 1 रिटन एग्ज़ाम अभी आपका 12 से 18 जुलाई कंप्लीट हो चुका है और जिन बच्चों के भी 35 या इससे एवं मार्क्स हैं वो पूरे जोश में हैं फेज़ 2 के लिए। लेकिन कन्फ्यूज़न ये होती है बच्चे को कि अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जानकारी वो लेता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मैं आज आपके सामने जो चीज़ बताऊंगा वो बिल्कुल रियल एंड फैक्ट पे बेसिस होगी। जो प्रीवियस मेरे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे बात करने के बाद मैंने ये पूरा कंक्लूज़न निकाला है। कुछ इंटरव्यूज भी मैं आपके लिए लाऊंगा दूसरे बच्चों के, जो आपको खुद बताएंगे कि जो मिनट टू मिनट की पूरी जो पूरा रूटीन रहता है फेज़ 2 वाले दिन वो क्या रहता है। जब आप एंट्री करते हैं, जब आप निकलते हैं, तो इस बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कब कौन सी स्टेप पे कौन सा बच्चा निकलता है और उससे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जल्दी से ये वीडियो बाकी बच्चों को भी आप शेयर कर देना। जो भी आपके 35 से ऊपर मार्किंग के बच्चे हैं उन सभी को एक बार ये वीडियो बता देना, जिससे कि उनको भी बिल्कुल एक्चुअल नॉलेज पता चल जाए। और बेटा इस चैनल पे मैं मैथ से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लाता रहता हूँ, एग्ज़ाम अपडेट पूरी कंप्लीट बताता रहता हूँ। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक बार। चलिए तो देखिए, अपन यहाँ बात करेंगे फेज़ 2 की। सिर्फ मैं यहाँ फेज़ 3 की बात नहीं कर रहा हूँ। फेज़ 3 का मतलब मेरा यहाँ पर मेडिकल या जो है आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो केवल डिवोटेड है फेज़ 2 के लिए। इसके लिए मेडिकल वगैरह में क्या होता है, कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो बात फेज़ 2 की करेंगे। और पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट है सिलेक्शन प्रोसेस के नाम से। ठीक, वहाँ जाके आपकी एयरफोर्स के फॉर्म से लेके रिटायरमेंट तक, और रिटायरमेंट के बाद एयरमैन जो होता है उसके पास क्या क्या और भी ऑप्शन होते हैं, उन सभी की पेंशन वगैरह, प्रमोशन, रैंक, सबकी जानकारी उस प्लेलिस्ट में दी हुई है। चलिए तो बात करते हैं फेज़ 2 की, स्टार्ट करते हैं वीडियो एक बार। चलिए देखिए, सबसे पहले होता क्या है बेटा, जब आप फेज़ 2 के लिए सेंटर पे पहुंचते हो तो फेज़ 2 जो है उसकी प्रोसेस लगभग 5 बजे स्टार्ट होती है। तो 5 बजे के लिए क्या है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर अप्रॉक्सीमेटली सुबह 4 बजे या 4:15 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, और आप थोड़ा सा लाइट जो है ब्रेकफास्ट लेके जाएं। लाइट ब्रेकफास्ट का मतलब है ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं ऐसे लेके जाएं। लाइट ब्रेकफास्ट का मतलब है कोई घर से आप बिल्कुल कोई जूस वगैरह है या ऐसी कोई चीज़ बना के लाए हों, इस तरह से चाय कॉफ़ी वगैरह, इस तरीके से आपको थोड़ा एनर्जेटिक रखे थोड़ी बहुत देर तक। ठीक है, ये चलिए अब 4:30 बजे इसमें क्या है, लाइन लगना स्टार्ट हो जाती हैं। 5 बजे आप सेंटर में पहुंच जाते हो। जब आप पहुंचते हो अंदर तो सबसे पहला काम होता है आपके फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का। किसका? फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। अब हाँ, एक और चीज़, कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर सेंटर में जब हम एंटर होते हैं तो उससे पहले हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। उससे पहले देखिए आपको अपने बैग में क्या क्या रखना है। हर डॉक्यूमेंट की 8-8 कॉपी पहले आपको रख लेनी है। ठीक है, पासपोर्ट साइज के आप 15-20 फ़ोटो पहले से तैयार करके ले जाएं। हर डॉक्यूमेंट की 8-8 कॉपी और ब्रेकफास्ट। ठीक, ब्रेकफास्ट आप पहले से अंदर ले जाएंगे, अपने बैग में आप रख लेंगे। जो भी फ्रूट्स है या जो भी आप घर से कोई चीज़ लेके आए हों या और भी कुछ है, जो भी आपको पसंद हो, जिसमें आपको ऐसा लगता हो इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। चलिए ठीक है, अब आप चले गए सेंटर के अंदर। तो जो पहली डेस्क पर आपका जो काम होना है वो होना है फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का, कि जो सामने कैंडिडेट आया है वो ओरिजिनल कैंडिडेट है। ठीक है, ओरिजिनल कैंडिडेट है। चलिए, फिंगरप्रिंट के बाद फिर आपका एक फॉर्म भराया जाता है जो उसी दिन की डेली रूटीन से रिलेटेड रहता है, और उसको मेन रिस्क फॉर्म कहते हैं। कि अगर मान लो पीएफटी के दौरान कोई भी अगर इंजरी होती है या कुछ भी होती है तो उसके रेस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हैं। ठीक, और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी इसमें प्रोसेस रहता है। उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पर देखिए 2 बातें हैं। फिर बच्चों को ट्रकों में, जो ट्रक आपने देखे होंगे जैसे बीएसएफ या इनके ट्रक होते हैं जिनके पीछे स्पेस रहता है,
सीट वगैरह बनी रहती हैं, वहाँ से ग्राउंड तक ले जाते हैं। और कुछ सेंटर्स पर ऐसा भी होता है कि ग्राउंड वहीं रहता है। तो ये दो बातें हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ से आपको अलग ही ले जाएं। अगर मान लो वहीं पर पूरी फैसिलिटी है फिजिकल की, तो वहाँ से कहीं अन्य ले जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। खैर वो आपकी हेडेक नहीं है, वो तो उनकी हेडेक है, वो ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, आपको तो PFT करना है। ठीक, चलिए, PFT का मतलब मैंने क्या बताया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब जब ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपकी 1600 मीटर की जो रेस होती है, ठीक, वो होती है। 1600 मीटर का जो ट्रैक होता है आपका, वो रहता है। उसमें वो ट्रैक आपको 7 मिनट में कवर करना होता है। बीच में एयरमैन वगैरह लगे रहते हैं ताकि बच्चा कोई गड़बड़ी नहीं करे, है ना। ये अब जैसे ही मान लो वहाँ जो ऑफिसर रहता है PFT का, वो गो बोलता है तो बच्चे वहाँ से दौड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से वो 7 मिनट की आपकी दौड़ 1600 मीटर की कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ मेरा अब एक सजेशन देखिए क्या है कि मेरा सजेशन ये है, जैसे आपको 1600 मीटर की मान लो दौड़ वहाँ लगानी है, तो आप घर पे जो प्रैक्टिस करो वो कम से कम 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर की प्रैक्टिस करो। क्योंकि फिजिकल का एक मास्टर पॉइंट ये है कि आप जस्ट डबल लेके चलोगे चीज़ों को, आप जैसे जस्ट डबल लेके चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे 1600 मीटर का वहाँ पे आपको पूरा टास्क करना है, तो आपका स्टेमिना कम से कम डबल का होना चाहिए। डबल का जब आप लेके चलोगे तो वहाँ जब आप रेस लगाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ कुछ करना भी है, आप बिल्कुल एक कंफर्ट में रहोगे, कहने का मतलब। चलिए ठीक है, यही आपने देखा जब मैं देखता हूँ, जब SSC GD में कोचिंग से भी काफ़ी जुड़ा रहता हूँ, तो SSC GD वाली जो कोचिंग्स रहती हैं मैं देखता हूँ 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, लेकिन वहाँ वो 10 किलोमीटर की दौड़ की प्रैक्टिस इसीलिए कराते हैं क्योंकि जब अपन डबल कर लेते हैं तो एक स्टेमिना हाई रहता है। क्योंकि वहाँ जब अपन डेली 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं और मान लो वहाँ 5 दौड़ना है तो बिल्कुल ईजी टास्क लगता है अपने सामने, और वहाँ कॉन्फिडेंस रहना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, तो दूसरी स्टेप जो होती है आपकी, वो रहती है आपकी स्क्वाट्स और पुशअप की। उसमें क्या रहता है, पहले आपको वहाँ जो एयरमैन रहेंगे, ठीक, जो एयरमैन रहेंगे वो आपको पहले से, वहाँ ऑफिसर रहेगा, वो आपको लगा के पहले बताएंगे कि इस तरीके से आपको स्क्वाट्स लगानी है और ये पुशअप इस तरीके से लगानी है। क्लियर, बस आपको वही चीज़ फॉलो करनी है जैसे आपको बताया मैंने। स्क्वाट्स 20 होती हैं और पुशअप 10 होती हैं। अब इसका भी वही तरीका है कि जैसे घर पे आप 20 स्क्वाट्स की जगह 40 की प्रैक्टिस करो और पुशअप भी 10 की जगह 20 की प्रैक्टिस करो, तो जब आप डबल लेके चलोगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी 0.001% की भी नहीं आनी है। क्लियर, ये हो गई PFT की बात। PFT कंप्लीट होने के बाद अगर आप PFT में पास आउट हैं तो आपको एक हॉल में ले जाया जाता है। आपको ब्रेकफास्ट वगैरह जो आप लेके आए हैं वो आराम से ब्रेकफास्ट आप कर लें, ठीक है। ये उसके बाद स्टार्ट होती है जिसको आप GD बोलते हो वो। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जिसको GD बोलते हैं इसके मेन 2 पार्ट होते हैं। इसका मतलब होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट एक तो फर्स्ट होता है और एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड होता है। अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में क्या होता है, थोड़ा आप नोटिस करें इस बात को, ठीक। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में ऐसा लगे कि ये चीज़ आपकी कम समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी मुझसे सजेशन ले सकते हैं, या इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो बात में क्या कर रहा था, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद जो अगली पिक्चर शुरू होने वाली है वो होने वाली है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की। अब इसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में भी 2 स्टेप होंगी, पार्ट 2 में भी 2 स्टेप होंगी। पार्ट 1 की देखिए 2 स्टेप कौन सी होंगी। पहली एक होती है आपकी DFT और दूसरी होती है SRT। अब आप कहोगे सर DFT और SRT में होगा क्या क्या, देखिए DFT में क्या होगा, DFT में इंग्लिश के बिल्कुल सिंपल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इंग्लिश का नाम लेते ही कई बच्चे बस घबराना चालू कर देते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। भाई आपने रिटन क्वालिफाई करके आए हो तभी तो आप फेज 2 में पहुँचे हो। तो जो बच्चा रिटन में इंग्लिश के क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आया है, मान लो 20 में से जैसे 10 जो क्वालिफाई रहते हैं रिटन में, उतने नंबर भी अगर वो लेके आया है तो वो 100% वहाँ उन 20 को कर देगा। उनका लेवल बिल्कुल बेसिक लेवल पे रहता है, बिल्कुल ईजी वोकैब रहती है,
ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत किसी को नहीं होती। अब ये डीएफटी की बात हो गई। तो डीएफटी में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एसआरटी जो रहता है अपना सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें क्या है 30 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं। 30 मिनट 45 क्वेश्चन। 30 मिनट के 45 क्वेश्चन में क्या है कि इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन ज़्यादातर रीजनिंग के होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह 5 ही हों, 5 की जगह मान लो कभी 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। एक आइडिया है मोटा मोटा कि 5 के लमसम रहते हैं। और फिर आपका एक 2-4 क्वेश्चन मैथ के भी रहते हैं। मैथ का मतलब यहाँ आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आईआईटी का मैथ पूछा जाएगा, भाई अब क्या करें। मैथ का मतलब बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे उसने कहा कि 5 को अगर 25 लिखें तो 7 को क्या लिखेंगे? तो सीधी बात है, वही 5 को अगर 25 लिख रहे हैं तो स्क्वायर है, तो 7 का क्या हो जाएगा? 49। बस इस तरीके से सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं, वो बच्चा आराम से कर सकता है। एसआरटी में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। और तीसरा मैं बात कर रहा था, जो 45 क्वेश्चन आते हैं उसमें 5-6 तो आपके हो गए रीजनिंग के, 2-4 मैथ के हो गए, है ना। और उसके बाद जो आपकी क्या नाम है, जो आपकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, उसमें साइकोलॉजी का एक तीसरा पार्ट और रहता है। बचे हुए क्वेश्चन 35 के लमसम 35-36 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के आएंगे। अब साइकोलॉजी के किस तरह के आएंगे? जैसे मान लो एक मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन आया कि भाई दिवाली के टाइम पे किसी बच्चे को अचानक पटाखे से चोट लग जाती है, तो उस समय आप वहीं मौजूद हैं तो क्या करेंगे? अब उसमें 4 कंडीशन लिखी होंगी कि भाई डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, या उसमें पानी लगाएंगे, या भाई दवा ढूंढेंगे। इस तरीके से 4 पोजीशन होंगी, है ना। तो सही ऑप्शन तो सारे ही हैं। भाई डॉक्टर को भी फ़ोन करना सही ऑप्शन है, दवा लगाना भी सही ऑप्शन है, या पानी से उसको धोना भी सही ऑप्शन है। तो उसमें आपको जो एक्यूरेट ऑप्शन लगे, तो जो सबसे पहले काम करना है वो वहाँ टिक करना है। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी बेस्ड। यहाँ फिर होता क्या है, अब यहाँ सुन लो ध्यान से, ठीक। ये आपके डीएफटी में हो गए 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, एसआरटी में आपके 45 क्वेश्चन हो गए। ये कंप्लीट होने के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर वो रिजल्ट सुनाते हैं डीएफटी और एसआरटी का। इनका अलग अलग रिजल्ट नहीं सुनाया जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा डीएफटी में फेल हो गया, तो उसे पता नहीं चलता कि मैं डीएफटी में फेल हूँ कि एसआरटी में फेल हूँ। वो ओवरऑल ही बताते हैं कि हाँ भाई इसमें ये 2 बच्चे इसमें निकल गए हैं, ठीक। ये डीएफटी एसआरटी में बात फिर होती है बात एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पार्ट 2 की, जिसको जनरली आप जीडी के नाम से जानते हो। अब इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में आपका इंट्रो पार्ट होता है और दूसरा होता है ग्रुप डिस्कशन पार्ट। अब आप कहोगे सर इनमें क्या क्या होता है? देखिए अब मैं आपको आइडिया दे दूं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले जो इंट्रो पार्ट है उसमें समझ लो पहले पूरी पिक्चर क्या है। इंट्रो पार्ट में क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं उनको 15-15 के ग्रुप में बांट देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, मान लो जब 15-15 ग्रुप में बांटा तो लास्ट ग्रुप छोटा रह गया तो वो 13 या 14 का बन गया। तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि 15 का ही बटेगा, वो बच्चों के हिसाब से है, लेकिन मोस्टली कोशिश यही है कि 15 का बने, है ना। तो जैसे मान लो सपोज दैट ज़्यादा बैच छोटा भी नहीं बनाते वो। जैसे सपोज दैट मान लो उनके पास बच्चे हैं, मान लो 96 बच्चे हैं। अब 15-15 के 6 ग्रुप बने तो 90 हो गए, और 6 बच्चे एक्स्ट्रा बचे तो आप सोच रहे होगे बचे 6 का सर एक ग्रुप और बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी ग्रुप क्या है कि उसमें ये रहता है कि भाई 13-14 से कम नहीं होना चाहिए, वरना ग्रुप डिस्कशन का क्या मतलब रहेगा। तो उसको इस तरह से बांटते हैं जैसे कुछ बैच 15 के हो गए, बचे हुए मान लो 14-14 के हो गए। इस तरीके से ज़्यादा छोटा बैच नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब इसमें जो 2 सेक्शन मैंने बताए थे, पहला सेक्शन कौन सा था बच्चों? पहला सेक्शन था इंट्रो पार्ट। तो इंट्रो पार्ट में देखिए होता क्या है कि जब आपका वो 15 का जो ग्रुप बना दिया जाएगा तो उसमें क्या है कि आपको हर ग्रुप में जब वो जीडी देने जाएगा तो वहाँ 3 ऑफिसर्स बैठे होंगे, 2 आपकी प्रोसेस कंडक्ट करवाएंगे, एक केवल ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। ऑब्जर्विंग ऑफिसर रहता है, वो पूरी इस प्रोसेस को देखेगा सिर्फ। अब देखिए इसमें पिक्चर क्या है। आपको सबसे पहले एक टॉपिक दिया जाएगा। जैसे मान लो आपको टॉपिक दे दिया कि क्रैकर शुड बी बैन,
या डोरी सिस्टम दे दिया, या पॉल्यूशन दे दिया, या मान लो कोई और दे दिया इस तरह से, है ना। तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, वो पैराग्राफ आपको पढ़ना है, वो 2-3 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेंगे। उस समय आपको कुछ नहीं करना है, बस पैरा को पढ़ना है। उसके बाद एक ऑफिसर आएगा, वो सारी चीज़ें आपसे कलेक्ट कर लेगा, बाकी जो भी पेज आपको दिए थे। फिर आपको क्या करना है, अकेले, यहाँ पर यानी ग्रुप की कोई बात नहीं है, अकेले अकेले उन सभी 15 बच्चों को अपना इंट्रो देना है और उस टॉपिक के बारे में आपने जो भी बातें समझी हैं उसको अपने एक्सप्रेस वे में, अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बताना है। यानी जो वे होना चाहिए एक्सप्रेशन का, वो आपका खुद का रहना चाहिए, यानी कि उसकी नकल मार दी उस आर्टिकल की, है ना। यानी इंट्रो देना है आपको कि भाई माई सेल्फ, ये आई बिलोंग टू जयपुर, या जो भी है, पहले एक शॉर्ट इंट्रो, और शॉर्ट इंट्रो के बाद उस टॉपिक के बारे में आपने जो भी समझा हो या 1-2 बात आप अपनी जोड़ सकते हैं इस तरीके से। फिर उसका जो सेक्शन 2 रहता है, सेक्शन 2 ग्रुप डिस्कशन GD रहता है। अब ग्रुप डिस्कशन में ये नहीं कि जैसे 15 बच्चे बैठे हैं तो वो टॉपिक पे चिल्लाने लग गए। ग्रुप डिस्कशन से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भाई आपको अपनी जो वॉइस है वो नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है ग्रुप डिस्कशन करते समय, है ना। बिल्कुल चुप भी नहीं रहना है कि आप बिल्कुल भोंदू की तरह बैठे ही हो, कुछ बोल ही नहीं रहे तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। और बोलना कब है, जैसे मान लो ऑफिसर क्या है कि उसमें बैच नंबर रहते हैं, आपको पता है यहाँ पे जो स्लिप रहती है उसमें बैच नंबर रहता है, जैसे 1 2 3 आपका नंबर रहेगा। तो आपका जो 15 में से जैसे नंबर जो भी है वो कहेंगे हाँ भाई नंबर फलाना, नंबर ये, तो वो 2 उस टॉपिक पे पहले स्टार्ट करेंगे कन्वर्सेशन, फिर उसमें बाकी भी जोड़ते जाएंगे उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अब इसमें क्या कुछ बच्चे निकल भी जाते हैं, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मान लो टॉपिक के बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रहे, नीचे सिर किए हुए माई सेल्फ, और बस ये उल्टा सीधा थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों को क्या वहीं पे बाहर कर देते हैं। तो ये बात हुई किसकी, ग्रुप डिस्कशन की, ठीक है। GD में फिर ये आपका GD कंप्लीट हो जाता है बस इस तरीके से। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो लगभग शाम को 7 बजे तक, 6-7 बजे, वैसे तो इसका टाइम 5 बजे का है, लेकिन बाई चांस लंच वगैरह और इनके चक्कर में कोई डिले भी रहता है तो 6-7 बजे तक पूरी पिक्चर ख़त्म हो जाती है। यानी जो कहानी सुबह 5 बजे से स्टार्ट हुई थी वो शाम के 5 बजे तक आते आते फिनिश हो जाती है। क्लियर। तो ये थी बेटा फेज़ 2 की पूरी कहानी। फिर भी फेज़ 2 के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में ही है। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, फेज़ 2 की नई रिटन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फेज़ 2 और रिटन दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियोज़ को आप देखते रहें। बहुत ही प्रॉफिटेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और जितने भी कोर्सेज हैं विदाउट एनी कॉस्ट में आपके लिए लाता हूं। इसके लिए कोई भी आपको कोर्स वगैरह नहीं खरीदना है। कई चैनल आपने देखे होंगे वो क्या है कि बस 2-4 वीडियो डाले और फिर बच्चों को अपने कोर्स के बारे में बताने लग जाते हैं। मेरे चैनल पे आपको मैथ की पूरी प्लेलिस्ट, जो भी पहले प्रीवियस पेपर हैं 2011 से 2020 तक, वो सब कंटिन्यू मिलेंगे। वो आपको अगर नहीं सर्च करने में आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली सेंड करूंगा। और आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे पर्सनली बोलें। क्लियर स्टूडेंट। तो आई होप मैंने फेज़ 2 से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी वो सब इस वीडियो में शामिल कर ली हैं। फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप बच्चों मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।